हेलो, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और आज की इस वीडियो में ला रहे हैं नॉट जस्ट वन बट टू, जी हाँ, द 2-in-1 कॉमिक बुक रिव्यू ऑफ द वेल अवेटेड जालिम मांझा फ्रॉम बुलजाई प्रेस एंड इनकॉग्निटो फ्रॉम स्वयंभू कॉमिक्स। ये दोनों ही कॉमिक बुक इशूज़ मार्केट में अब अवेलेबल हैं, ऑनलाइन स्टोर्स में अब भी अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, दीज आर द 2 डिफरेंट वेरिएंट कवर्स जो मैंने मंगाए हैं। जाहिर सी बात है, ये दोनों ही मुझे बेहद पसंद आए थे, इसीलिए मैंने इनको मंगाया है। सो मैंने इन दोनों कहानियों को पढ़ लिया है एंड नाउ वी आर अबाउट स्टार्ट अवर रिव्यू। और इस कॉमिक बुक रिव्यू में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट आर द गुड एस्पेक्ट्स एंड व्हाट आर द सम ऑफ द maybe disappointing aspects of the comic book that as a reader I felt can be updated, can be changed and can be corrected in the upcoming issues. So without wasting any of the time, let's get started. Let's start with Zalim Manjha. Now, Zalim Manjha is one such character जो कि जिसमें फनी एलिमेंट्स भी हैं। जालिम मांझा एज अ कैरेक्टर, एज अ पर्सनैलिटी थोड़ा फ्लर्टी है, बट अपने 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 हुनर में, अपने टैलेंट में ही इज़ सुपर्ब। ही नोज़ ऑल द सॉसरी, तंत्र मंत्र की विद्याएं उसे आती हैं। और साथ ही में जो उसकी पर्सनल, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उसकी कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जालिम मांझा द रेड लैंटर्न हाउस, ये नाम है जालिम मांझा के नए इशू का। और मैं कहना चाहूँगा कि इसको पढ़ने के बाद में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पैनल टिल द लास्ट पैनल आई वॉज कम्प्लीटली हुक्ड अप। इसकी कहानी मुझे इंटरेस्टिंग लगी, इसके कैरेक्टर डिस्क्रिप्शंस मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, कहानी, कैरेक्टर्स, उनके सब प्लॉट्स को दिखाने का तरीका काफ़ी अच्छा था। और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जालिम मांझा का कोई और नहीं बल्कि माइकल मांझा ही है। अगेन, सिंस मैं कहानी को नहीं बताना चाहता हूँ, मैं कोई स्पॉइलर टॉक नहीं देना चाहता हूँ, तो मैं कहानी की किसी डिटेल के बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो इसकी लेखनी है, आई सपोज द क्रेडिट कंप्लीटली गोज टू द राइटर सुदीप मेनन। जो इसकी लेखनी है उसमें देयर आर फ्यू एलिमेंट्स जिसको पढ़ते वक्त मुझे ये एहसास हुआ दैट आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर मैनी ईयर्स, मैं कॉमिक बुक पढ़ते हुए हंसा हूँ। मैं कॉमिक बुक पढ़ते हुए उसमें इतना इन्वॉल्व रहा कि जो कुछ भी उसमें वो फीलिंग देनी चाहिए राइटर ने, मैंने उसको कम्प्लीटली ग्रास्प किया। सो देयर इज़ वन पॉइंट इन द कॉमिक बुक जिसमें माइकल मांझा हैज़ फेंटेड, वो बेहोश है, और उसको जब होश आ रहा है तो ही इज़ फीलिंग कि कोई उसकी केयर कर रहा है एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि वो कोई लड़की होगी। एंड ऑल ऑफ अ सडन जब उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि कोई और है, द वे ही एक्सप्रेसेस वो इतना इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए कि मुझे ना केवल हंसी आई बल्कि मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि बहुत सालों बाद ऐसा हो पाया। द स्टोरी इज रिटन बाय सुदीप मेनन एंड इन दिस केस द इलस्ट्रेटर इज दीप जॉय सुब्बा अलॉन्ग विद हरेंद्र सैनी, जिन्होंने उसकी कलरिंग करी है और दीप जॉय सुब्बा ने उसकी पेंसिलिंग करी है। सो मैं कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली कहानी की प्रस्तुति जो है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, वो काफ़ी अच्छी लगी है। और जैसे कहा जाता है कि हर आर्टिस्ट का अपना एक स्टाइल होता है, बहुत तेज़ी से दीप जॉय सुब्बा अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं। कलरिंग आर्टिस्ट की अगर बात की जाए, जैसे कि मैंने कहा, हरेंद्र सैनी, उनकी कलरिंग इस टाइप की कॉमिक बुक को सूट करती है। जितने भी पेजेस अगर आप इनको पलटेंगे तो ऑलमोस्ट इन द एंटायर कॉमिक बुक एक डार्क थीम आपको फील होगी, एक डार्क थीम आपको देखने को मिलेगी जो कि सूट करता है। और उस डार्क थीम को अगर कुछ रिफ्रेश कर रहा है तो वो है जालिम मांझा, यानी कि माइकल मांझा का अपना सेंस ऑफ ह्यूमर। बीच बीच में कहानी में द वे ही इज इन्वेस्टिगेटिंग, जो कुछ उसको टास्क दिया गया है तो वो जिस तरीके से ढूंढ रहा है, और बीच बीच में जिस तरीके से वो डाइवर्ट होता है, उसका दिमाग घूमता है, और द वे ही यूजेस हिज स्लैंग्स, वो अपने आप में वाकई में बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने कहा, कहानी का जो फर्स्ट एक्ट है, जो सेटअप है, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जालिम मांझा एज ऑलवेज, जो उसकी जालिम मांझा एज अ पर्सन जो उसकी एंट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। द वेरी फर्स्ट स्केच ऑफ जालिम मांझा, जिस तरीके से वो बैठा हुआ है, वो बहुत अमेजिंग है। एंड ऐसे ही जो सेकंड एक्ट है जिसमें कहानी एक्चुअली आगे बढ़ रही है, जहाँ पे जालिम मांझा को जो
एक्सप्लोर करने को दिया गया है, जो इन्वेस्टिगेट करने को जो काम दिया गया है वो कर रहा है जिस तरीके से, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसका जो डिमोनिक पावर्स है, उसके साथ जो एनकाउंटर है, द वेरी फर्स्ट एनकाउंटर, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द ओनली क्रिटिसिज्म, आई वोंट से नेगेटिव क्रिटिसिज्म, लेकिन जो एक चीज़ मैंने एक पाठक होने के नाते इसमें पढ़ी और मुझे लगा कि ये थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, वो थी जो उसका थर्ड एक्ट है, जो उसका क्लाइमेक्स है, जिसमें जो मेन डिमोनिक पावर है, द मेन पावर, द मेन विलन आप कह लीजिए, जब वो माइकल मांझा के सामने आता है और जो वहाँ पे जो फाइट स्टार्ट होती है, आई फेल्ट कि वो फाइट थोड़ी और बड़ी हो सकती थी। आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत एपिक होनी चाहिए थी, बट मे बी उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करवाते, क्योंकि कहानी जिस तरीके से दिखाई गई और एंड आते आते जिस तरीके से बताया गया कि उस डिमोनिक पावर को किस तरीके से बुलाया गया है और किस तरीके से, किस मकसद से बुलाया गया है, मैंने ये फील किया कि उस डिमोनिक पावर को थोड़ा और स्पेस देना चाहिए था, थोड़ा और टाइम देना चाहिए था। माइकल मांझा के सामने वो प्रॉब्लम, वो चैलेंज, उसको भगाने का, उसको खत्म करने का जो चैलेंज था, वो और ज्यादा बड़ी तरीके से दिखाना चाहिए था। द सेकेंड थिंग दैट आई वुड से इज जालिम मांझा द रेड लैंटर्न हाउस इज अ गुड कॉमिक बुक। इट्स मेड इन सच ए वे कि ये कोई बहुत एपिक स्टोरी नहीं है और ना ही राइटर ने उस तरीके से दिखाना चाहा है। इट इज येट अनदर एडवेंचर ऑफ जालिम मांझा, ऑफ माइकल मांझा। बट मेरा फिर वही कंसर्न है कि ये कॉमिक बुक बुल्सआई प्रेस में आज से कई महीनों पहले आ जानी चाहिए थी। कंसिस्टेंसी गाइज इज इंपॉर्टेंट, और कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन की जाए तो मैं समझता हूं कि वो किसी भी पाठक को एक किरदार, एक कैरेक्टर, एक सुपर हीरो, हुएवर और व्हाटएवर ही और शी इज, उसके ज़्यादा करीब लाता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ एक तरफ मैं इस कहानी को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ, आई एम इम्प्रेस्ड एज ऑलवेज बाय द राइटिंग ऑफ सुदीप मेनन, बाय द इलस्ट्रेशन ऑफ दिस अमेजिंग टीम, बाय ईच एंड एवरी पर्सन, वेदर वो लेटरर है, चाहे वो एडिटर है, चाहे वो कलरिंग आर्टिस्ट है, चाहे वो पेंसिल आर्टिस्ट है, एवरीवन हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। बस ये कॉमिक बुक इतनी ज़्यादा टाइम बाद नहीं आनी चाहिए थी। ये जो टाइम स्पेस है कि एक जालिम मांझा आज से कुछ साल पहले आई और अब जालिम मांझा आ रही है, ये गैप नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एज अ रीडर फिर वो डिस्कनेक्ट फील करता है। और इवन दो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि अभी वो समय चल रहा है जहाँ पे एक कॉमिक बुक इशू को पब्लिश करने की जो लागत है, जो हार्डशिप्स फेस करने पड़ते हैं पब्लिशर को, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा होते हैं। बट स्टिल एज ए रीडर मैं यही कहूँगा कि ये चीज़, इस प्रोसेस को फास्टन अप करने की ज़रूरत है। दीज आर द ओनली टू क्रिटिसिज्म जो जालिम मांझा के बारे में मैं कहूँगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनकॉग्निटो फ्रॉम स्वयंभू कॉमिक्स। इनकॉग्निटो एज अ कैरेक्टर इज रियली अमेजिंग। मैंने जब इसका फर्स्ट इशू पढ़ा था, आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज्ड टू सी दिस काइंड ऑफ अ स्टोरी। वंस अगेन मैं मेंशन करना चाहूँगा कि वी आर प्रिविलेज्ड एनफ टू हैव हैड भूपेंद्र सिंह ठाकुर, जो कि स्वयंभू कॉमिक्स के मेन पब्लिशर हैं। वी हैड द प्रिविलेज ऑफ कॉलिंग हिम ऑन आवर ऑनलाइन पॉडकास्ट। वो आए, उन्होंने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करी। द वे इनकॉग्निटो की जो प्रीमिस थी, जो बनाई गई थी, एंड द वे इनकॉग्निटो को कहानी में प्रेजेंट किया गया, वो अपने आप में वंस अगेन बहुत अमेजिंग था। इनकॉग्निटो के इस सेकंड इशू के शुरुआती 10 पेजों में जो कहानी दिखाई गई है, वो मैं कहना चाहूँगा कि इट हैज़ दैट इफेक्ट। जिस तरीके से किसी भी आप अच्छी फिल्म में जाते हैं, फिल्म देखते हैं, और शुरुआती 15-20 या 25 मिनट या आधा घंटा जो आप जब एक फिल्म आपको पकड़ लेती है और आपको मजबूर कर देती है कि आप उस फिल्म में और इन्वॉल्व हो जाएं, द सेम इफेक्ट आई फेल्ट विद इनकॉग्निटो। सो एज आई सेड, कहानी के जो किरदार हैं, हमेशा से ही भूपेंद्र ठाकुर जी उनको बहुत अच्छी तरीके से दिखाते हैं, अलॉन्ग विद सुदीप मेनन ऑफ कोर्स। स्टोरी स्वयंभू कॉमिक्स के जो भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो सतयुग की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो इनकॉग्निटो की बात कर रहे हैं, आई सी दिस एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस पॉइंट फॉर स्वयंभू कॉमिक्स कि उनको अपने कैरेक्टर्स का जो रहस्य है, जो करिश्मा है, वो बनाने का टैलेंट प्राप्त है। और एंड डेफिनेटली उनके हर कैरेक्टर में एक एक्स फैक्टर होता है, जो कि अभी तक तो बहुत ही बखूबी मेंटेन किया गया है। द ओनली क्रिटिसिज्म दैट आई वुड गिव टू इनकॉग्निटो इज वंस अगेन ऑफ द पब्लिशिंग टाइम। द फर्स्ट इनकॉग्निटो जब आई थी और जो सेकेंड इनकॉग्निटो आई है, इसमें भी एक गैप है। नाउ
वन थिंग, लेट मी जस्ट एड्रेस दिस, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो कि हम ऑनलाइन भी कई बार एड्रेस कर चुके हैं, हम पब्लिशर्स से भी बात करते हैं इस बारे में, एंड पब्लिशर्स का भी एस्पेक्ट हमें पता है. सो एज वी ऑल नो, इंडियन इंडस्ट्री कुछ इस तरह से नहीं चल रही कि बहुत ज़्यादा एक बहुत प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री के रूप में चल रही होगी. ईच एंड एवरी पब्लिशर इज सर्वाइविंग इन द इंडस्ट्री ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द पैशन बिकॉज ऑफ द लव ऑफ कॉमिक बुक्स. और उस पैशन की वजह से ही वो इन कॉमिक बुक्स को लगातार पब्लिश कर रहा है. ये बात सिर्फ हमारे चैनल पे ही नहीं, बल्कि अगर आप अवेयर हैं और चैनल्स के, और अगर आप फेसबुक कम्युनिटीज़ के पे अवेयर हैं, तो आपको ऑलरेडी पता होगा, ये पब्लिशर्स ही कई बार ये बात बता चुके हैं रीडर्स को, पाठकों को, कि एक कॉमिक बुक को बनाने की जो लागत आती है वो उसका हाफ भी वापस नहीं पा पाते हैं. बट स्टिल दे आर डूइंग इट completely because of the passion, because of the love of comic books. So जब ये बात उठती है, जैसे कि मैं इस बात को लगातार उठा रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, कॉमिक बुक्स लगातार आनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ मैं इस बात से अवेयर हूँ, कॉमिक बुक्स को मार्केट में लाना इन नए पब्लिकेशंस के लिए आसान बिल्कुल नहीं है, एंड स्टिल दे आर डूइंग इट, जिसके लिए देयर इज अ सल्यूट टू दिस एंटायर क्रिएटिव टीम. हालांकि इसके बावजूद मैं वो कहना चाहूँगा कि जो मेरे फादर who himself is a huge comic book fan, वो सभी कॉमिक बुक्स पढ़ते हैं, वो अपना कलेक्शन अलग करते हैं, और जो कुछ भी कॉमिक बुक्स मैं मंगाता हूँ मैं उनको पढ़ने को ज़रूर देता हूँ, बिकॉज ही इज़ समवॉट 65+, और उनका अपना एक रवैया है कॉमिक बुक्स को पढ़ने का. सो वो इंडियन कॉमिक बुक्स अगर कोई होगी तो वो ज़रूर पढ़ेंगे. और मुझे उनकी एक बात यहाँ कहनी चाहिए, और वो यही है कि एज अ रीडर ही ऑल्सो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड्स द हार्ड वर्क of the artists, the coloring artists, the writers, the publisher, वो समझते हैं. लेकिन वो एक बात कहते हैं जिसको मैं अभी दोहराना चाहूँगा, और वो ये है कि एज अ रीडर वो कितना समझेगा. Because it's actually at the end of the day, it's a brutal truth that readers are not that way supposed to be attached with the publishing process. मेरे फादर अक्सर बोलते हैं कि रीडर को उससे क्या मतलब. And even though it sounds very harsh, brutal and very cold, लेकिन ये सच्चाई है. आखिर रीडर को इस चीज़ से कितना मतलब हो पाएगा कि कॉमिक बुक जो पब्लिश हुई है वो एक बहुत लंबे गैप के बाद हुई है. पीपल लाइक मी, जो कि ऑब्वियसली हम इंडस्ट्री को समझते हैं, हम खुद भी आर्टिस्ट हैं, सो वी ऑब्वियसली हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर एंड वी सपोर्ट द कॉमिक बुक इंडस्ट्री. बट एज अ रीडर वो इस बात को बहुत स्ट्रांगली कहते हैं कि एक रीडर जब एक कॉमिक बुक के लिए पैसे दे रहा है, इट्स एन एंटरटेनमेंट मीडियम एट द एंड ऑफ द डे. और अगर वो एंटरटेनमेंट उसको इतने लंबे समय के बाद मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं रीडर उस कॉमिक बुक या उस कैरेक्टर के प्रति जो उत्सुकता है, जो एक एक्साइटमेंट है, वो धीमे धीमे फेड अवे हो जाती है. तो कई बार मैं अपने फादर की इस बात से तकल्लुफ़ नहीं रखता हूँ, बट एट दिस पॉइंट आई मस्ट से कि ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फॉर द रीडर्स. कॉमिक बुक्स इशूज़ हैं, बट स्टिल एज अ रीडर हम चाहते हैं कि if not every month, if not monthly, on a monthly basis, then at least in the time span of maybe 1 or 2 months or 3 months, हमारे ये जो फेवरेट कैरेक्टर्स हैं ये लगातार सामने आते रहें. मैं पिछले जितने भी सालों से एनिमेशन इंडस्ट्री में, एनिमेशन एकेडमिक्स में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मैं उनको एक चीज़ अक्सर याद दिलाता हूँ, that at the end of the day when the movie is made, वो मूवी बन रही है वो उस आम जनता के लिए, उस दर्शक के लिए. और जब वो दर्शक अपना पैसा खर्च करके थिएटर में जा रहा है या मल्टीप्लेक्स में जा रहा है, when he or she will be sitting in front of the screen, वो फिल्म को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करेंगे कि उसमें कितनी सारी टीम ने मेहनत करी है, उसमें कितना अमेजिंग काम किया है. जो वहाँ पे बैठा हुआ होगा वो ये नहीं सोचेगा कि अरे इस फिल्म में दिन रात की मेहनत है, चलो इस फिल्म को हिट बना देते हैं. This won't happen. The audience understands either hit or flop. फिल्म अच्छी है या नहीं. At the end of the day, whether story has some weightage or not. That's the brutal truth. So as an artist, हम sympathetic हो सकते हैं. But what about the readers? What about the audience? हम हर किसी से expect नहीं कर सकते कि वो उन सभी problems को समझेगा. और मैं उन रीडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि अभद्रता दिखाते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ जो कि कॉमिक बुक्स को सीरियसली लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि कॉमिक बुक्स को जल्दी लाइए. सो एट द एंड माई ओनली मैसेज वुड बी, इनकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। इनकॉग्निटो की अगर बात करें तो जो इसके इलस्ट्रेटर हैं वो हैं मार्टिना डी लुजियो। Once again, the Drawing House is very proud to say that she has been on the channel online and she gave her interview during the first Incognito release. And I remember she is a true artist who is completely filled with so much of energy, so much of ideas, and so much of creativity. If you go on her Facebook link or on Instagram link, you'll see all her illustrations are so amazing. और उनकी illustration की जो power है वो इन कॉमिक बुक पैनल्स में बखूबी देखने को मिल रही है। द वन थिंग दैट आई वुड से विद द स्टोरी ऑफ इनकॉग्निटो इशू 2 इज जिन किरदारों को इस कॉमिक बुक की रिलीज से पहले ही फेसबुक पे लगातार प्रमोट किया जा रहा था, एक्साइटमेंट बनाई जा रही थी, लाइक महावीरा एंड लाइक विद द फीमेल एंटेगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी जो कि एक राक्षस कुल को बिलोंग करती है और उसके जो साथी हैं वो भी एक राक्षस कुल को बिलोंग करते हैं। सो जितना एक्साइटिंगली उनको दिखाया गया, उनको प्रमोट किया गया, जो YouTube पे अलग अलग 3D एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स बनाई गई, एपिक फाइट सीक्वेंसेस दिखाए गए, एज अ रीडर आई गॉट वेरी एक्साइटेड। बट इस कहानी में ऑलमोस्ट इन द सेकेंड हाफ मैंने ये फील किया कि कहीं ना कहीं जो उनकी एपिकनेस है वो सामने तो आ रही है, लेकिन मैं एज अ रीडर उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। एंड इट इज़ मे बी बिकॉज कि कहानी में कुछ चीज़ें दिखाई गई बट उनको कंप्लीटली समझाया नहीं गया, विच आई थिंक इज़ इंटेंशनल, ताकि रीडर को एक आइडिया लग जाए, ओके लाइक ये उसका बेटा है, ये उसके फादर हैं या वाइस वर्सा, और फिर आने वाले इश्यूज़ का रीडर इंतजार करेगा। दैट माइट बी द स्ट्रेटजी, बट एज अ रीडर आई फेल्ट कि कहीं ना कहीं मैं in the second half of the story of Incognito मैं थोड़ा सा confused रहा। There is action, there is a lot of things happening, but मैं as a reader थोड़ा सा confused रहा कि दिखाया क्या जा रहा है, और मुझे एक रीडर होने के नाते वापस पन्ने पलटने पड़ रहे थे मैं समझने के लिए कि ये कहाँ हुआ, क्या हुआ। देयर इज़ अ सीक्वेंस वे महावीरा की जो एंट्री सीन है, जो एंट्री पैनल है जिसमें वो बैठा हुआ है, विच इज़ काइंड ऑफ लाइक अ फ्लैशबैक सीक्वेंस। जब वो आया अगेन आई वॉज अ बिट कन्फ्यूज कि ये हो कहाँ रहा है, जियोग्राफिकली ये लोकेशन कहाँ पर है। जालिम मांझा में भी द रेड लैंटर्न हाउस जो दिखाया गया है इन द वेरी फर्स्ट पेज, इन द वेरी फर्स्ट पैनल, वो रेड लैंटर्न हाउस दिखाया गया। यहाँ जो हमारे कैरेक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, बच रहे हैं और एक जंगल में एंटर करते हैं। वो जंगल में कहाँ हैं, किस जगह हैं, कैसे वो एंटर कर रहे हैं उस टेम्पल में या उस जगह पे, वट एवर दैट प्लेस इज, मैं थोड़ा कन्फ्यूज रहा और मुझे कहीं ना कहीं पुरानी इनकॉग्निटो निकालनी पड़ी उस जंगल सीक्वेंस को समझने के लिए, बिकॉज आई फेल्ट दैट मे बी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट कॉमिक बुक एक रेफरेंस दिया गया था। सो दीज आर द थिंग्स जो कि मुझे इनकॉग्निटो के केस में, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत लगी, बट थोड़ा सा मुझे एज अ रीडर कन्फ्यूजन फील हुआ। बट नेवरदलेस अब ये कहानी कैसी है मैं ये नहीं कह सकता हूँ, ये तो आप दर्शक, आप जो पाठक हैं वही बता सकते हैं, बिकॉज जब आप इसे खरीदेंगे, जब आप इसे पढ़ेंगे, आई एम प्रीटी श्योर मेरी तरह आप में से कई होंगे जो कि जालिम मांझा के फ़ैन होंगे, कई होंगे जिनको इनकॉग्निटो पसंद आता होगा, और आप ये डिसाइड ज़्यादा बेटर कर पाएंगे कि कहानी लेने लायक है, कलेक्शन में रखने लायक है कि नहीं। एज अ सेट जो इसकी इलस्ट्रेटर हैं वो है मार्टिना डी लुजियो, जो इसकी कलरिंग है वो की है संतोष पिल्लेवाल अलॉन्ग विद प्री सूजा। जो इसका जो फ्रंट कवर है जो मैंने मंगाया है वो किया है कायो पेगाडो ने अलॉन्ग विद रेनन लिनो, एंड जो इसके जो लेटरिंग है अलॉन्ग विद द एडिटिंग हैज़ बीन डन बाय रविराज आहूजा जी, द पब्लिशर ऑफ बुल्सआई प्रेस। द ग्राफिक डिज़ाइनिंग हैज़ बीन डन बाय गौरव गांगले, द ग्राफिक डिज़ाइनिंग हैज़ बीन डन बाय मंदार एंड गौरव गांगले, और जो इसका हिंदी अनुवाद है जो मैंने मंगाया है वो किया है मंदार गांगले जी ने। एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करूँगा, चूँकि ये हम पढ़ रहे हैं, इट्स अ रीडिंग मीडियम, और उसमें स्पेलिंग्स जो हैं, जो इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं, जो हिंदी ट्रांसलेशंस हैं, उसमें स्पेलिंग्स का मेरे ख्याल से ख्याल रखा जाना चाहिए। जो जालिम मांझा है उसके जो फ्रंट पेज कवर है वो भी कायो पेगाडो ने किया है, बट जो क्रेडिट्स दिए गए हैं उसमें उनका नाम लिखा है कायो पेगडो। सो देयर इज़ नो आ, वो जो आ की मात्रा है वो नहीं है। नाउ आई डोंट नो वेदर दिस इज सिग्निफिकेंट फॉर एनीवन और नॉट, लेकिन फॉर अ रीडर लाइक मी शब्द, उसकी मात्राएं महत्व रखती हैं,
और मुझे लगता है कि ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एज अ रिव्यू मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं उनका नाम किस तरीके से प्रोनाउंस करूं, वेदर इट्स कायो पेगडो और वेदर इट्स कायो पेगाडो, जो कि अगर हम इनकॉग्निटो में पढ़ेंगे तो कायो पेगाडो लिखा हुआ है और इसमें कायो पेगडो लिखा हुआ है। सो इफ आई एम करेक्ट, दोनों के ही बोलने का तरीका भी, उच्चारण भी अलग हो जाएगा। आखिर हम अपनी मातृभाषा की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। So this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. If you haven't, then you must buy Incognito and Zalim Manja. Both of them are available in Hindi and in English in the online market. आप इसे मंगाइए, इन आर्टिस्ट के आर्टवर्क को एंजॉय कीजिए, इसकी स्टोरीज को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।